टॉपिक इज वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रेविटेशन, है ना। हम ये चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। एंड आप सभी लोगों को पता है ग्रेविटेशन कहाँ से आया, ये टर्म किसने कोट किया, तो न्यूटन सर ने कोट किया था। आप लोगों को स्टोरी तो पता ही होगा, राइट, कि न्यूटन सर एक बार ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एंड प्रोबेबली वो एक एप्पल ट्री था, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। और हुआ क्या, बैठे बैठे जब वो इस तरीके से आराम कर रहे थे तो एक एप्पल आके उनके पास गिरा। कुछ लोग कहते हैं उनके सर पे गिरा, लेकिन खैर उन्होंने एक एप्पल गिरते हुए देखा, राइट। और फिर उन्होंने सोचा कि आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि एप्पल टूट के ऊपर की तरफ मूव करने लगे या किसी और डायरेक्शन में मूव करने लगे, राइट। तो फिर उसने उन्होंने क्या किया, ये जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि यार अगर एप्पल हमेशा नीचे ही गिरता है तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा, और ये रीजन ये हो सकता है कि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, है ना। और इसी तरीके से वो और चीजें सोचने लगे, राइट, कि हम लोग भी जब ऐसा रहते हैं तो हम लोग भी अर्थ से चिपके हुए क्यों हैं, हम लोग क्यों नहीं उड़ने लगते, राइट। या मून अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने न्यूटन सर ने ग्रेविटेशन का लॉ क्या दिया, राइट। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन सभी एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट है वो फाइनली हमें एक लॉ के रूप में मिला, विच वी कॉल एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो वो हर उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिसके पास मास हो। इन सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय अ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए इतना। अब वो कितना फोर्स है, किस किस चीजों पे डिपेंड करता है वो हम इस लॉ में पढ़ने जा रहे हैं, राइट, है ना। तो न्यूटन सर ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया वो क्या कहता है, वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज है, राइट। मान लो ये फर्स्ट बॉडी है जिसका मास है m1 और ये सेकंड बॉडी है जिसका मास है m2। ठीक है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे से डी डिस्टेंस अपार्ट है, और ये जो डी डिस्टेंस है वो कहां से है, तो इन दोनों को सेंटर को कनेक्ट कीजिए, तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है डी। ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, उन्होंने क्या बोला कि ये दोनों बॉडीज जो है वो क्या करेंगी, ये लॉ कहता है कि ये दोनों बॉडीज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो बॉडी वन है वो टू को अट्रैक्ट कर रहा होगा बाय अ फोर्स, मान लीजिए मैं वो फोर्स लिख रहा हूं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, F21 वेक्टर। ठीक, सिमिलरली बॉडी टू बॉडी वन को अट्रैक्ट करेगी ऐसे, और इस फोर्स को मैं नाम दे रहा हूं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक, वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर। तो ये जो फोर्स है जिससे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए ये दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। आप सभी ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है ना। अगर मैं किसी बॉडी पे एफ फोर्स लगाता हूं तो दूसरी बॉडी भी मुझ पे सेम एफ फोर्स लगाएगी, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे हम ये तो कह सकते हैं ना, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है ये इक्वल होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन के, है ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो इसलिए मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो एक नेगेटिव साइन लगा दिया कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। ये तो समझ गए। और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना, दोनों का। अगर ये 5 न्यूटन लगा रहा है तो वो भी 5 न्यूटन लगाएगा, इतना आपको पता है। ठीक है, तो मान लीजिए इनका मैग्नीट्यूड जो है मैं लिख रहा हूं F से, है ना। तो F12 का और F21 का, इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है लेट्स कॉल इट F, है ना। तो अब इस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2। और ये समझना काफी आसान है, देखो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो, है ना। तो इजिली वे में आप इजी तरीके से इसको समझ सकते हो कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होना चाहिए, यहाँ पे दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर उन दोनों के मासेस ज्यादा होंगे तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या था कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने डी मार्क किया था, यहाँ पे आर लिख दिया मैंने गलती से, तो ऊपर वाले को भी ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को भी डिस्टेंस को आर से ही मैं मार्क कर देता हूँ, है ना। तो मान लेते हैं कि के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ठीक, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। अब अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूं तो कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं साहिल, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, अब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाऊंगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। अगर इस स्टेटमेंट में किसी को परेशानी होती है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है,
मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका क्या मतलब है? अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, है ना? ये सही है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? आपने फॉर्मूला पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, एरिया, राइट? तो फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसके लिए एरिया कांस्टेंट होना चाहिए ना, है कि नहीं? एरिया अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो, तभी तो अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, ठीक, तो क्या होता है, आप जब उस साइन को हटा के इक्वल टू साइन लगाते हो तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। समझ आया कि नहीं आया? है ना? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, देखो P इज प्रोपोर्शनल टू F एंड देन P इज इक्वल टू 1 बाई A इंटू, सॉरी, P इज इक्वल टू 1 बाई A इंटू F। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कांस्टेंट है वो है 1 बाई A, उसको मैं K बोल सकता हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे एक कांस्टेंट आता है। क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट? चलो, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये हमारे ग्रेविटेशन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे भी अभी हमारे पास क्या रिलेशन आया, देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा, और वो कांस्टेंट है यहाँ पे कैपिटल G। ठीक है? तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है that the gravitational force between two bodies of masses m1 and m2 and separated by a distance r is given by F is equal to g m1 m2 by r square। अब ये कैपिटल G क्या है? तो ये कैपिटल G कहलाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है? ये होता है यूनिवर्सल। और आप पूछेंगे ये आया कहां से? तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना? ये जो लॉ दिया है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला निकालने के लिए न्यूटन सर ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, राइट? और वो खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने ये जी की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है? सो व्हाट इज जी? दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? और ये इसका नाम क्यों है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन? क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है हमेशा। चाहे आप मून पे चले जाओ, चाहे आप सैटर्न पे कहीं भी चले जाओ इस यूनिवर्स में, उससे बाहर कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू रहेगी कांस्टेंट। और कितनी होती है वो वैल्यू? तो ये वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यूनिट्स, इसकी यूनिट्स, या अरे आई नो, अब देखो क्या स्टोरी सही है क्या फॉल्स है जो भी, लेकिन स्टोरी को चैप्टर स्टार्ट करने के लिए वो हमेशा मैं यही यूज करता हूँ, क्योंकि फिर भी अच्छी है और सबको पता भी है, भले ही स्टोरी झूठ हो लेकिन सबको पता है। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, डोंट वरी साहिल, मैं करवाऊंगा ना। अच्छा, यूनिट जी की कितनी होगी, क्या होगी यूनिट? तो यूनिट याद अगर नहीं आती है, आपको याद नहीं रख पाते हो, तो क्या करोगे आप, जो फॉर्मूला आपको याद है ना, उसमें जी एक तरफ कर दो। तो देखो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू, है ना? आप लोगों को यूनिट्स याद करने में परेशानी होती होगी, तो यहाँ पे देखो बहुत इजीली आप यूनिट्स लिख सकते हो। क्या हो गया देखो, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू है, तो एफ का यूनिट क्या है बताओ? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो आप लिख दो न्यूटन। फिर ये क्या है? आर, आर इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है साहिल, डोंट वरी, मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे लेवल्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी, रिलैक्स रहो एकदम। ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ पर देखो जी की यूनिट्स कैसे निकालोगे आप। ठीक है? तो देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। आर क्या था? डिस्टेंस। अब आर का स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस स्क्वायर का यूनिट क्या आएगा? ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाई एम वन एम टू है आपके पास। एम वन क्या है? मास। एम टू क्या है? मास। तो मास इंटू मास क्या होगा? केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका केजी स्क्वायर। यही यूनिट है किसकी? कैपिटल जी की। तो जब भी आप किसी भी चीज की यूनिट भूल जाए और आपको उसका कोई भी फॉर्मूला याद हो, आपका उस फॉर्मूला से आप चाहो तो आप उसकी ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। इसको मैं केजी माइनस टू लिख रहा हूँ। तो समझ गए आप कि नहीं समझ गए? जल्दी से मुझे बताइए, है ना? ये होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है? अब आप लोग बोलोगे कि सर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है, अगर हर दो बॉडीज के बीच में जिनके पास भी मास है ये फोर्स लगता है, इसका मतलब, इसका मतलब मैं इस टेबल को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं उस टीवी को अट्रैक्ट करूंगा, मैं इस रूम में रखी हुई या इस रूम के बाहर कहीं भी यूनिवर्स में मैं आपको भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना? तो हमें ये फोर्स दिखता क्यों नहीं है? क्यों ऐसा नहीं होता कि ये जो लेट्स से ये बॉटल है, वाटर बॉटल, ये मेरे पास अपने आप अट्रैक्ट होकर क्यों नहीं आ जाती? फोर्स तो है, राइट? लेकिन ये जो फोर्स है एक्चुअली देखिए, ये फोर्स बहुत छोटा हो जाता है अगर मासेस बहुत छोटे हो, राइट? मैं अगर बताऊं आपको तो ये हमारे पास देखिए चार फोर्सेस होते हैं, है ना? चार नेचुरल फोर्सेस हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारा जो ग्रेविटेशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स है, दूसरा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार फोर्सेस होते हैं यूनिवर्स में, है कि नहीं? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये समझ लीजिए वीकेस्ट ऑफ ऑल दोज फोर है, सबसे वीक होता है ये फोर्स।
राइट। अब यहाँ पे इसका रीजन क्या है, इसकी वीकनेस का रीजन है द वैल्यू ऑफ जी। यहाँ पे आप देख रहे हो 10⁻⁻11 लगा हुआ है कि नहीं। तो सपोज करो आप दो बॉडीज, लेट्स से मेरे मेरे और सामने एक ट्रक भी खड़ा है। अब मेरे और ट्रक के बीच का आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा। मान लो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर्स है, तो कितना आएगा आप इमेजिन कर सकते हो। देखो तो फोर्स जो आएगा, लेट्स से मेरा मास है 75, ठीक। तो 75 kg इंटू ट्रक का मास मान लीजिए 1000, बहुत लगा दिया मैंने 1000, ठीक। तो m1 m2 इंटू जी आएगा ऊपर। जी की वैल्यू में आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, राइट। और डिवाइड में करोगे आर स्क्वायर, और डिस्टेंस मैंने मान लीजिए 10 मीटर्स माना है, तो ये नीचे आ जाएगा 100। तो देखो आपके पास ये जो 10⁻⁻11 है ना मल्टीप्लीकेशन में, इसकी वजह से जो फोर्स आता है वो कितना आता है नॉर्मल बॉडीज के बीच में, बहुत ही ज्यादा छोटा आता है, राइट। और ये इतना छोटा होता है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, जिससे आपको फील ही नहीं होगा कि ये फोर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि ये जो फोर्स होता है ये काफी छोटा फोर्स होता है। क्लियर हो गया आपको ये सारी चीजें, और यही रीजन है कि आपको कुछ अपनी तरफ मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये फोर्स काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं किसकी, मैसिव बॉडीज की बात करते हैं, राइट। बड़ी बड़ी टेरेस्ट्रियल बॉडीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज सिग्निफिकेंट फोर्स, सिग्निफिकेंट फॉर टेरेस्ट्रियल बॉडीज। क्यों? क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा होता है कि नहीं। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए आप लोग। क्लियर है। चलिए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है ना भाई। या मुझे किसी के कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं। चलो, तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई, ठीक। अब इसके नेचर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो क्या है नेचर। तो ये तो हमें पता है, देखो एवरीबॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, अट्रैक्टिव होता है फोर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये आप पता है आपको, डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिंग बॉडीज। कोई भी दो बॉडी हो, है ना, कोई भी दो बॉडी हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो तो डिपेंड करता है ना चार्ज पे, कि अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि इसको हम कहते हैं कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है कि ये दो बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग लगता है। समझ रहे हो, इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। यहां पे भी मैं लिख देता हूं ये कैसा फोर्स है, ये एक सेंट्रल फोर्स है। मतलब समझ गए, बिकॉज इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यहाँ पे देखिए ये जो F12 मैंने दिखाया है वो कहां से बनाया है, सेंटर से बनाया है। ये F21 भी कहां से बनाया है, इसके सेंटर पे लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है ना। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में भी अगर दो बॉडीज होंगी, राइट, मतलब बहुत दूर भी अगर दो बॉडीज होंगी तब भी ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा और ये फोर्स लगेगा। फॉर्मूला भी आपको पता है, वही फॉर्मूला लगेगा। समझ गए ये सारी चीजें। चलिए, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीकेस्ट ऑफ फोर बेसिक फोर्सेस। फोर बेसिक फोर्सेस कौन कौन से थे वो भी मैं यहाँ पे बता दूं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ही, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में रहता है। फिर हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर देखिए प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो इन सभी को आप सोचिए, खुद ही सोचिए, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स इतने पास रखे हुए हैं तो कितना रिपल्शन होगा उनके बीच में। इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, बहुत छोटा सा, राइट। उसके अंदर प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स, इतने ज्यादा प्रोटॉन्स छोटे से न्यूक्लियस में रहते हैं, तो इतना रिपल्शन होता होगा उनमें, बहुत होता होगा, राइट। लेकिन फिर भी कैसे वो एक न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है। तो जो फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको बाउंड रखने के लिए, वो कौन सा फोर्स है, वो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक फोर्स होता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। ये काफी वीक होते हैं, इनके नाम में ही है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इससे भी छोटा है, राइट, सबसे वीकेस्ट है ये। समझ गए ये सारी बातें आप। चलिए, फिर पॉइंट नंबर 6 है कि ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स आपने वर्क पावर एनर्जी में मैंने पढ़ाया था, राइट। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका वर्क डन डिपेंड करता है ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट, नॉट ऑन द पाथ बाय व्हिच इट इज टेकन। समझ गए। चलिए, और क्या है 7 8 जो पॉइंट है आपका, तो क्या है वो, रिसेंट स्टडीज पे है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है, तो डिस्टॉर्शन ऑफ स्पेस टाइम की वजह से होता है, राइट। अब आपने देखा होगा, ये आजकल न्यू थ्योरी है, अब इतनी भी न्यू नहीं है। स्पेस टाइम जो है, इसके ऊपर जो पूरी मूवी बनी है इंटरस्टेलर, उसमें भी काफी इसका दिया हुआ है, राइट। तो स्पेस टाइम का डिस्टॉर्शन हो जाता है, और अभी नए कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं जिसमें ग्रेविटेशन एज अ
वेव देखा जाता है ना, कि ग्रेविटी भी एक वेव होती है। एक सेकंड, इसको जरा साइलेंट कर दिया जाए। चलो, ओके, क्लियर है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिलीव्ड टू बी कम्युनिकेटेड बाय मासलेस पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटन्स। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आप बस ऐसे ही अपने माइंड में रखिए, ठीक है, अगर कभी आपको दिखे तो आप उसमें सही आंसर बता पाए। ठीक है, और क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हैज अ यूनिवर्सल नेचर, इट अप्लाइज एवरीवेयर। ठीक है, इट अप्लाइज राइट फ्रॉम द मिनट पार्टिकल्स टू माइन्यूट पार्टिकल्स टू जाइजेंटिक स्टार। समझ रहे हैं, तो छोटे से छोटे पार्टिकल और बड़े से बड़े स्टार के बीच में भी फोर्सेस होता है, हर जगह ये फोर्स अप्लाई होता है। तो ये सारे पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस की। ये जो अभी अभी हमने लॉ पढ़ा, राइट, इस लॉ की जो फर्स्ट लिमिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो एक है, एक लॉ की जो है, वो है इट अप्लाइज ओनली ऑन, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। यहां पे लिख देता हूं मैं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। सिर्फ पॉइंट मासेस पे के लिए ये एप्लीकेबल है। पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब बात करनी पड़ेगी पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास क्या होता है। ठीक है, तो इसको जरा आप डिटेल में यहाँ पे समझिए कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास क्या होता है। तो एक ऐसा मास, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज तो कुछ नहीं हो लेकिन उसमें मास हो। समझ रहे हो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज कुछ नहीं हो, साइज कैसा हो, एक पॉइंट हो लेकिन मास हो, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट विथ नेग्लिजिबल साइज, नेग्लिजिबल साइज बट हैविंग मास, या बट विथ मास। समझ गए, ये एक पॉइंट मास है। तो यार आप बोलोगे कि अगर ये सिर्फ पॉइंट मास पे एप्लीकेबल है तो हम कैसे लगा लेते हैं अर्थ, अर्थ पे भी, अर्थ और मून के बीच में भी ये लगा लेते हैं, ये है ना, ये लॉ अर्थ और सन के बीच में भी लगा लेते हैं। तो एक एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी सुन लीजिए जरा पहले, राइट। जो पॉइंट मास होता है वो जरूरी नहीं है कि उसका साइज जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल ही हो। एक और डेफिनेशन है जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक दूसरी बॉडी है, ये एक दूसरे से बहुत दूर है लेकिन साइज इनका इतना छोटा नहीं है ना। मान लो ये क्या है, ये एक है, लेट्स से मैंने बनाया है एक ट्रक, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बनाई है कार, है ना। हालांकि इन दोनों का साइज ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट तो ये नहीं है, लेकिन इनको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इनके साइज से बहुत ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए इसका साइज कितना होगा, ट्रक का साइज मैक्सिमम होगा लेट्स से 7 मीटर्स, बहुत बड़ा ट्रक है फिर भी 7-8 मीटर्स, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इतना बड़ा ट्रक की बात कर रहा हूँ, ठीक। और कार कितनी होगी, लेट्स से 2 मीटर्स, ये 3 मीटर्स, 2 मीटर तो ज्यादा छोटी हो जाएगी, राइट। 3-4 मीटर्स की कार है या कितनी भी बड़ी कार हो, एक मान लो मैं एक ट्रेन और एक ट्रक की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, लेट्स से कि जो डिस्टेंस है ये एक दूसरे से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक। तो 2 किलोमीटर के सामने ये 7 मीटर टू और ये 3 मीटर तो कुछ भी नहीं है ना। आप अगर इनको ऊपर से देखोगे, लेट्स से आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात कर रहे हो और आप गूगल मैप्स पे देख रहे हो, तो एक बिल्डिंग यहाँ है, एक बिल्डिंग यहाँ है, राइट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेट्स से 100 किलोमीटर्स, है ना। तो इन 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के सामने इन बिल्डिंग्स का साइज तो कुछ भी नहीं है ना। तो उस केस में आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी कैसा कंसिडर कर सकते हो, कैन बी ट्रीटेड एज, दीज टू कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास, है ना। तो यही रीजन है, देखिए, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू द साइज, डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है। तो यही रीजन है कि आप अर्थ और मून को भी, जब आप इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हो तो क्या होता है, आप इनको भी पॉइंट मास की तरह कंसिडर कर सकते हो। हालांकि हम स्फीयर के बारे और भी आगे पढ़ेंगे, राइट, कि किन किन ऑब्जेक्ट्स के लिए आप स्फीयर को पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हो, ये सारी चीजें दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ, दैट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो नोट, कि इफ द डिस्टेंस, if the distance between objects ना is very large, ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा है वेरी लार्ज, है ना, as compared to the size, as compared to sizes of objects, then then they can be treated, then they can be treated as point masses। समझ आया कि नहीं आया भैया, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट करके। ठीक है यार, मुझे नए कमेंट्स आज क्यों नहीं रहे हैं?
ये आज कोई कमेंट कर ही नहीं रहा है, लेकिन समझ गए कि नहीं समझ गए? ये पॉइंट मास वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्टली इस तरीके का नहीं लगा सकते। अगर आप चाहो कि ये जो टेबल रखा हुआ है, ये सोफा रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में आप ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, दैट्स नॉट सो इजी। ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए लगा सकते हैं, और उन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को आप पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हो जहां इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, है ना? चलिए, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। काफी ये यूज होने वाला है ये वर्ड, आप अपनी बुक्स में भी बहुत देखेंगे, राइट? तो पहले मैं बात करूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड की, और फिर बात करूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? देखो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई सा ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, राइट? ये क्या करेगा? देखो, मान लो इस ऑब्जेक्ट के पास में मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाऊंगा, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो इसका मतलब ये कब तक अट्रैक्ट करेगा? कहीं भी आप इसको चारों तरफ के एरिया में आप कहीं पे भी कोई सा भी ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो ये सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि ये जो बीच में बड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है, ये अपने चारों तरफ क्या कर रहा है? एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा है, राइट? और उस फील्ड में जब भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, राइट, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो रीजन, एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे। समझ गए? सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? दैट इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक, अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई, और यहां पे मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लाया, मान लीजिए इसका मास है m। ठीक है, यहां पे मैंने रख दिया, तो अब ये जो बड़ा वाला मास है, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट? मान लीजिए कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो लेट्स से F वेक्टर इज द फोर्स बाय विच ये इसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, उसकी डेफिनेशन है फोर्स ऑन अ यूनिट मास। अगर आप एक यूनिट मास को ले आओ, या फोर्स पर यूनिट मास मैं यहां पे लिख देता हूं, तो इसकी डेफिनेशन है फोर्स एट अ पॉइंट, लिख देता हूं यहां पे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, है ना, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास। ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। एकदम बेसिक डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन समझो, आपको सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना? ज्यादा आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे एक, अगर एक 1 kg का मास रखा रहता, 1 kg का ऑब्जेक्ट अगर मैं रखता, तो 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगता, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, वही उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, मार्क कर दूं, इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उतनी होती, कितनी? अगर 1 kg वाले ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लग रहा होता है ना। इसको देखो, क्या बोल सकते हो, अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मान लो m kg पे कितना फोर्स लग रहा है, आप वो निकालो। तो m kg पे कितना फोर्स लग रहा है? m kg पे फोर्स लग रहा है F वेक्टर। तो 1 kg पे कितना लगेगा? तो 1 kg पे लगने वाला फोर्स होगा F वेक्टर डिवाइडेड बाई m। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, राइट? और आप ध्यान दीजिए, आपको पता है अगर फोर्स F है, मास m है, तो F बाई m क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास, यही तो होता है एक्सेलरेशन, है कि नहीं? तो इसको आप जी से भी डिनोट कर सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी को, है कि नहीं? फील्ड इंटेंसिटी को आप इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज फील्ड इंटेंसिटी? किसी बॉडी का उस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन होता है, वो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाएगा। दिस इज सेम एज द एक्सेलरेशन। बिल्कुल समझ आ गया? चलिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में आई गेस आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, ऑब्वियसली हर जगह ये अलग अलग होगा, है ना? आप जैसे जैसे इस बॉडी के पास आते जाओगे, फोर्स बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप बॉडी से दूर जाते जाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा और एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर है ना ये सारी चीजें? चलिए, अब मैं बात करता हूँ ग्रेविटी की। ये सुंदर सी अर्थ आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं किस किस चीज में, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में, राइट? थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में। सेम सेम से है लेकिन अलग है, राइट? तो क्या डिफरेंस है? ग्रेविटी वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम अर्थ की बात कर रहे हो, और अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, है ना? तो ग्रेविटी क्या है? जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, लेकिन दो बॉडीज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें से एक एटलीस्ट अर्थ हो, तो हम अर्थ के साथ ये वर्ड यूज करते हैं, ग्रेविटी। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं व्हाट इज ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। क्या है ग्रेविटी?
ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स। क्लियर हो गया? ग्रेविटेशनल लिख देता हूं यहाँ पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ या ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्लियर हो गया? चलो इतना आप लोगों को, है ना? तो देखो यार, ये कितना है, ग्रेविटी की बात करेंगे, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। चलो देखो, अब आप लोगों को पता है कि अर्थ अपने चारों तरफ, अर्थ भी ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा होगा, राइट? तो हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, हमें भी पुल कर रहा है, यही रीजन है कि हम अर्थ से चिपके हुए हैं, है ना? तो कितने फोर्स से पुल कर रहा है, राइट? तो देखो, यहाँ पे मान लो एक हमारे पास एक अर्थ का मास में लेट से कैपिटल एम मान लेता हूँ। कैपिटल एम क्या है? हमारे अर्थ का मास, ठीक? ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, तो मैं यहाँ पे अर्थ का रेडियस लिख देता हूँ कैपिटल आर, या इसको मैं लिख देता हूँ आर ई। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे छोटा सा रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, ठीक है? ये अर्थ का सेंटर। तो बताओ, अर्थ को अगर मैं एक पॉइंट मास मानूं, देखो इस ऑब्जेक्ट का साइज तो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल छोटू सा है ऑब्जेक्ट, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता हूँ, एक पॉइंट मास मान सकता हूँ। हालांकि मैं सॉलिड स्फीयर के बारे और पढ़ाऊंगा आपको अभी, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना देखिए कि आप अर्थ को पॉइंट मास मान सकते हो इस ऑब्जेक्ट के लिए, है ना? तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे, वो कितना होगा? वो होगा, देखो, F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन दम, विच इज रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो इतना फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, कोई परेशानी? यहाँ पे आप इसको मान सकते हो कि इसका पूरा मास जो है वो अर्थ के सेंटर पे प्लेस्ड है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे या सरफेस के बाहर रखा हुआ, मतलब सरफेस से अलग रखा हुआ, राइट, उस केस में आप कंसिडर कर सकते हो कि अर्थ का सारा मास कहाँ पे है? उसके सेंटर पे, राइट? और अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को अंदर रख दो थोड़ा गड्ढा करके, उस केस का सीन अलग होगा, जो कि मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? होमवर्क आज मैं दूंगा कि नहीं दूंगा? आ, सोचने का होमवर्क दे सकता हूँ, न्यूमेरिकल होमवर्क भी चलो देखता हूँ, लास्ट में दे दूंगा एक, ठीक है? एक होमवर्क दे दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया। तो देखो यार, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है? हर पॉइंट पे कहीं भी अगर अर्थ के पास रखा हुआ है तो उस पे इतना फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी होगा, है कि नहीं? वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होता है, वो एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, सिंपली नाम में ही इसका वो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप स्मॉल जी से डिनोट करते हो, है ना? तो देखो, अभी आप लास्ट स्लाइड में फोर्स जो लगता है वो तो निकाल ही चुके हो, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, है ना? कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, राइट? तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी एफ बाई एम। तो यहाँ पे देखिए, जो फोर्स की वैल्यू आएगी एफ बाई एम, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? देखिए, कैपिटल जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल एम यहाँ पे गायब हो गया है। और जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज डालोगे, कैपिटल एम की जगह जब आप मास ऑफ अर्थ डालोगे, कैपिटल आर की जगह आप जब रेडियस ऑफ अर्थ डालोगे, तो यही वैल्यू जो है वही कितनी आएगी? यही वैल्यू आती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप अप्रोक्सीमेट करके लिखते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपना काम आसान बनाने के लिए। समझ गए? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस के पास, जब भी आप बात करोगे सरफेस पे या सरफेस के पास, आप उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हो। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरफेस पे या सरफेस के पास। जब आप सरफेस से दूर जाओगे तो आप उसको स्मॉल जी से नहीं, तब हम जनरली जी डैश लिखते हैं उसको। क्लियर है ना? इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको इतना समझ आ गया, ठीक है ना? चलिए, वेल डन। अब ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? बताइए, वेट क्या होता है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का वेट वही फोर्स है जो कि अर्थ अपनी तरफ, जिस फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है ना? यहाँ पे मैं अर्थ बनाना भूल गया यार, चलो ऐसे ही बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा होगा, राइट? वही इसका वेट है, राइट? आप ये सोचो, ये स्प्रिंग बैलेंस से आप वेट मेजर करते हो ना, स्प्रिंग बैलेंस किसकी रीडिंग देता है? वेट की देता है, राइट? इस तरीके से। तो देखो, स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग दे रहा है वो किसकी दे रहा है? ये एक्चुअली नीचे खींच रहा है किसी फोर्स से, है ना? यस, वेरी गुड साहिल। तो जितने फोर्स से बॉडी या जितने फोर्स से अर्थ इस बॉडी को नीचे पुल कर रहा है, वही फोर्स तो ये स्प्रिंग बैलेंस देता है। और वही क्या होता है? वही होता है वेट। सो व्हाट इज वेट? वेट इज एक्चुअली फोर्स बाय विच, अर्थ इज पुलिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वही होगा, राइट? कैसे निकालते हैं हम वेट? तो हम वेट निकालते थे, आपने देखा होगा, हम लोग हमेशा बच्चों को बोलते रहते हैं वेट कैसे निकालते हैं, तो वेट एमजी होता है। ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? वेट एमजी होता है। तो क्यों बोलते थे वेट एमजी होता है? इसके पीछे का जरा अच्छे से रीजन देख लो।
ठीक है, तो देखिए एम तो आप लोगों को पता है, तो वेट में लिख देता हूं। देखो वेट क्या है, फोर्स बाय विच अर्थ इज पुलिंग, और वो फोर्स कितना है, वो फोर्स है इतना, है कि नहीं। केपलर्स, अरे मैं पूरा पढ़ाऊंगा, मैं सबको, आज की क्लास में सब कुछ नहीं हो पाएगा केपलर्स लॉ। तो देखो यार, वेट की बात हो रही थी, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स, राइट। तो फोर्स तो यहाँ पे हमने लिखा ही था ना, Gm/r²। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले न्यूमेरिकल्स मैं दूंगा यहाँ पे, और मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा, रिलैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो m तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो f इज इक्वल टू हमारे पास है Gmm/r²। यहाँ पे देखिए स्मॉल m तो ऐसे मैंने लिख दिया स्मॉल m, और ये जो कैपिटल Gm/r² है, ये क्या है, व्हाट इज दिस कैपिटल Gm/r², जल्दी से बताना जरा। ये चीज जो है, ये क्या है, ये है हमारा स्मॉल g, है कि नहीं। देखो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल Gm/r², तो इसीलिए हम लिखते हैं वेट इज इक्वल टू mg, है ना। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो आपका फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है और जो आपका लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, वो दोनों एक्चुअली सेम है, समझ रहे हो। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई ना आपको, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो वेट इज इक्वल टू Gmm/r², और इसी को हम लिखते हैं mg, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का वेट हर जगह अलग अलग क्यों होता है, ऑब्जेक्ट का वेट हर जगह अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि हर जगह आप अर्थ की जगह मून पे जाओ, राइट। तो जब आप मून पे जाओगे तो बॉडी का मास तो नहीं बदलेगा, राइट, मतलब स्मॉल एम तो नहीं बदलेगा, देखो, है कि नहीं, स्मॉल एम नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप जी ऑफ मून की बात करोगे, राइट, ये सही बोल रहे हो, जी डिफर्स फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, वो भी हम पढ़ेंगे वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वेरिएशन ड्यू टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, राइट। लेकिन जो जी ऑफ मून होगा वो क्या होगा, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ये होगा जी ऑफ मून। और ये जो है इसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए जो होगा वेट मून पे, है ना, ये तो वेट अर्थ पे है ना। तो जो वेट मून पे होगा वो एक्चुअली कम हो जाता है वेट ऑन अर्थ पे, और कितना कम हो जाती है आप याद भी कर सकते हो, 1/6 हो जाता है, ठीक है। तो वेट वाला तो आप समझ गए, यहाँ पे वेट क्या होता है आप अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। और ये टॉपिक्स तो चलिए मैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में लूंगा, जो मुझे पढ़ाना था, हॉलो शेल, सॉलिड स्फीयर, वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब नेक्स्ट क्लास के लिए। एक और चीज मुझे बतानी है, जरा एक बात बताना, मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, m1 m2 मासेस के, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में d है, ये एयर में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, ठीक। अब क्या किया आपने, आपको इनको पानी में डुबा दिया, तो क्या इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज होगा, अंडा करी बन गया है, तुम खाना जा रहे हो ठीक है, नहीं चेंज होगा, राइट। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो होता है Gmm/r², इसमें ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं जो कि हमारा मीडियम पे डिपेंड करता हो, राइट। देखो Gmm/r², इसमें g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। चलो अब ये आज के लिए ग्रेविटेशन इतना ही, जरा एक बार बस मैं 1 किलोवाट आवर का रिलेशन बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 1 किलोवाट आवर कितना हो, तो 1 किलोवाट आवर ये होता है कमर्शियल यूनिट, ठीक है। ग्रेविटेशन अब जल्दी से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो हम पैसे देते हैं ना, एक यूनिट। अब ये कितना होता है, अगर आप जल्दी ठंडा, अरे भाई रुक जाओ, बता तो रहा हूं। देखो 1 किलोवाट आवर का मतलब है, अगर आपके पास कोई एप्लियंस हो जो कि कितने का हो, 1000 वॉट का हो, और अगर आप इस 1000 वॉट वाले एप्लियंस को 1 घंटे तक चलाते हो, 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, राइट। और मैं इसको क्या बोलूं, 60 × 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स तक अगर आप इस एप्लियंस को चलाते हो, तो जितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा वो होता है 1 किलोवाट आवर। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब एक बात देखिए, 1000 वॉट है यहाँ पे, 1000 वॉट का क्या मतलब है, 1000 वॉट का मतलब है 1000 जाउल्स पर सेकेंड, हर, यस हेलो जावेद, राइट, 1000 जाउल पर सेकेंड होता है ना। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये अप्लायंस, 1000 जाउल्स। तो 3600 सेकेंड्स में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, बस वही है हमारा आंसर, राइट। सो देखो इन 1 सेकंड 1000, सो एनर्जी कंज्यूम इन, लिख देता हूं यहाँ पे, सो एनर्जी कंज्यूम इन 1 आवर कितना होगा, ये होगा 1000 इतना जाउल्स, राइट। ये हो गया आपके पास 3 6 1 2 3 4 5, या आप बोल सकते हैं 3.6 × 10⁶ जाउल्स, समझ गए।
तो 1 किलोवाट आवर जो है इतने जाउल्स के इक्वल होता है। समझ आया कि नहीं आया? D4 डीजे। हाँ जी, आप भी बिहार के हैं D4 डीजे और आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आई नो। ठीक है। हेलो जावेद, कैसे हो यार आप? ऑल इन वन गेमिंग, ये तो यार 11th का टॉपिक के 1 किलोवाट आवर तो मैंने ऐसे ही बता दिया, ये किसी का डाउट था। D4 डीजे भी मेरा रेगुलर स्टूडेंट है, लेकिन आज का ये समझ आ गया ना यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार D4 डीजे। इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग में मिल ही जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आज जो हम पढ़ रहे थे, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का स्टार्ट किया है। ठीक है। आप इसके फोर्स के बारे, इसके लिमिटेशन के बारे और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, राइट? अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बी विथ मी, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब आप कर ही चुके हो तो बार बार नहीं बोलूंगा, जिन्होंने नहीं किया है वो कर देना, राइट? एंड यार ऑल इन वन गेमिंग, मैं आपको बताता हूँ, और ये जो आपने पूछा है काफी अच्छा है। वर्क डन बाय टेंशन जो है वो जीरो क्यों होता है और हम इसको कंस्ट्रेंट रिलेशंस में यूज करते हैं। आई गेस आप यही पूछ रहे होंगे कि हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा टी आई एक्स आई इज इक्वल टू जीरो या सिग्मा टी आई ए आई इक्वल टू जीरो, ये हम लोग क्यों यूज करते हैं ना? तो वर्क डन बाय टेंशन देखिए जीरो इसलिए होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे वो पॉजिटिव वर्क कर रहा होता है, उतना ही नेगेटिव वर्क पे दूसरे ऑब्जेक्ट पे कर रहा होता है। क्योंकि देखो, अगर आपने पुली लगाई है, राइट, तो अगर मान लो ये बॉडी नीचे जा रही है, ये बॉडी ऊपर आ रही है, तो टेंशन तो दोनों पे ऊपर लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप सिंपल सा पुली का एग्जांपल देखो, लेट्स से या ये बॉडी एक्स नीचे गई तो ये बॉडी जाएगी एक्स ऊपर, राइट? तो देखो लेफ्ट वाली बॉडी में टेंशन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है? टी इंटू एक्स, पॉजिटिव। और राइट वाले बॉडी में टेंशन नेगेटिव वर्क कर रहा है, टेंशन लग ऊपर रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो इधर वर्क हो रहा है माइनस टी एक्स, तो टोटल वर्क डन तो जीरो ही हो जाना है ना, है कि नहीं? तो इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपका सिग्मा टी आई वी आई भी आ जाएगा, खैर वो तो ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज है ये आप इसलिए यूज करते हो क्योंकि वर्क डन पे टेंशन जीरो होता है। मैंने सिंपल केस लिया है, कॉम्प्लेक्स केसेस में भी मैं आपको ये प्रूव करके दिखा सकता हूँ। व्हाट? बिग फैन पुचकू भाई थैंक यू। चलिए, स्ट्रिंग काटने पे टी एकदम जीरो क्यों नहीं होता? क्यों यार, स्प्रिंग काटने पे तो टेंशन जीरो हो ही जाएगा। किसने बोला? स्प्रिंग या स्ट्रिंग? तुमने स्ट्रिंग लिखा है। अगर स्ट्रिंग है, रस्सी है, धागा है, हाँ मैं रुका हुआ हूँ साहिलिया, लेकिन जल्दी से बोलना, ठीक है? अगर कोई रस्सी धागा है उसको काटोगे तो तुरंत कट जाए, वो तुरंत जीरो हो जाएगा। स्प्रिंग के केस में टेंशन जीरो नहीं होता क्योंकि उसमें इलोंगेशन तो रुक जाएगा ना उसमें। देखो यार, एक सेकंड, आप लोग क्वेश्चंस अच्छे पूछ रहे हो इसलिए मैं मन कर रहा है कि मैं आपको समझाता रहूं। ठीक है, देखो, कोई चीज यहाँ पे लटकी हुई है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, तो स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेटेड है ना, थोड़ा सा भी लंबा है कि नहीं है? मान लो ये अभी एक्स अमाउंट से इलोंगेटेड है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? ऊपर के डायरेक्शन में के एक्स होगा, है ना? और अगर आपने ये स्प्रिंग यहां से काट दिया तो क्या होगा? इसका क्या मतलब ऊपर से काट दिया, सॉरी, बीच से मत काटना। अगर आपने ये स्प्रिंग ऊपर से काट दिया तो अभी भी ऐसा तो है नहीं कि ये अचानक से लंबा खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? जितना लंबा है उतना लंबा तो ये हो ही चुका है अभी, अचानक से तो ये तुरंत अपनी नेचुरल साइज में आएगा नहीं, है ना? तो इसीलिए अगर आप स्प्रिंग के ऊपर काटोगे तो टेंशन जीरो नहीं होता है, टेंशन आपका के एक्स ही रहता है। समझ आया कि नहीं आया? ये जावेद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तुझे देखा तो ये जाना सनम गाने के लिए बोल, यार ऐसे गाने की रिक्वेस्ट मत करो यार मेरे से। न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेविटेशन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी, ठीक है? डायग्राम वाला क्वेश्चन कैसे पूछूं? अब डायग्राम वाला क्वेश्चन यार अभी मैं कैसे बता दूं आपको, आप उसका अच्छे से एक्सप्लेन करके रखना, राइट? और नहीं तो कमेंट में डायग्राम डाल देना यार किसी में, ठीक है? मैं देख लूंगा, आई गेस। यार ऐसे यार फैन रिक्वेस्ट, तुम जावेद यार गाना मत गवाओ यार ऐसे प्लीज, वो भी ये तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है? देखो मेरे घर वाले भी देख रहे हैं कि ये पढ़ा रहा है क्या कर रहा है, ठीक है? चलो, अब देखो बहुत टाइम हो गया, जावेद यार ऐसे बुरा मत मानना, ठीक है यार? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ठीक है? बस अब चलो बाय, हो गया। देखो जावेद तो वाली इतना कर दिया बस। क्या है सर, आपने जिस बॉल्स के बारे में बताया था उन दोनों का फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अरे बोल दिया, उन दोनों के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल चेंज बिकॉज ऑफ बायंसी इज एक्टिंग ऑन इट। नो, बायंसी की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे बदल जाएगा यार? नहीं नहीं नहीं, बायंसी, बायंड फोर्स की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं बदलेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यही फॉर्मूला है, जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, इसमें कोई बायंसी का रोल नहीं है, ठीक है ना? कमेंट में पिक नहीं डाल सकते यार, तो अब बताओ मैं कैसे बताऊं आपको? ठीक है, नहीं अब कोई भोजपुरी सॉन्ग या कैसा सॉन्ग भी नहीं होगा। चलो अब आज के लिए इतना हो गया एनफ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नहीं नहीं, और अब मैं भी काफी हो गया, मुझे भी पानी वानी पीऊंगा आराम से। सब आई होप सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। जावेद मैं गा चुका हूँ यार, ऐसे मत बोलो, ठीक है? जावेद यार तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ठीक है, 2 लाइन प्लीज। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
अरे बस यार, अब देखो मेरी मम्मी डांट रही है। चलो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय। पाठशाला से आज आधे घंटे पहले छूटे, कारनामा होगा जम के, घुटने टूटे या फूटे। आज खाना है लीची, खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे। आज जाना घर नहीं जल्दी, माँ गुस्सा हो या रूठे। इन्हीं सोच में होके मगन चलता रहा अपने रास्ते पे। उड़ चला था मैं नील गगन, भले पीठ पे भारी बस्ते थे।